हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज अपन क्लास 12th साइंस के अंदर पादप जल संबंध टॉपिक के इस दूसरे वीडियो के अंदर विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने स्वतंत्र विसरण के बारे में पढ़ा था और विसरण टॉपिक को अपन ने आधा किया था। तो विसरण का मीनिंग अपन ने क्या पढ़ा? विसरण का मतलब होता है पदार्थों के कण, अणु, परमाणु, तो इनका अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन होने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अपन ने पढ़ा है। विसरण के अंदर अपन की जो लास्ट हेडिंग थी स्वतंत्र विसरण में अपन ने पढ़ा है कि एक ही माध्यम में विभिन्न पदार्थों का विसरण पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात एक दूसरे के पर कोई प्रभाव नहीं होता है। अब अपन इस वीडियो के अंदर जो अपन की न्यू हेडिंग है वो है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले इसके अंदर जो प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर है तापक्रम के बारे में बात करते हैं। अपन जानते हैं कि तापमान जो होता है वो विसरण की दर या विसरण की प्रक्रिया के क्या होता है? समानुपाती होता है, क्योंकि तापक्रम के अधिक होने पर विसरण की क्रिया अधिक और कम होने पर विसरण की क्रिया कम होती है, क्योंकि तापक्रम जो पदार्थों के कणों, अणुओं एवं परमाणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनका विसरण क्या होगा? अधिक होगा। अगर तापमान कम होगा तो उनका विसरण की क्रिया क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अब अपन की दूसरी हेडिंग है वो है घनत्व। तो घनत्व किसी भी पदार्थ के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? घनत्व के वर्गमूल के। अपन देखते हैं विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती 1 घनत्व के वर्गमूल के। ठीक है। अब इस टॉपिक के अंदर जो घनत्व है, घनत्व का यहाँ पे तात्पर्य विस्तृत होने वाले पदार्थों का आकार एवं भार है। जैसे अपन जानते हैं कि पदार्थों का जितना ज़्यादा आकार एवं भार होगा तो वे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में असमर्थ होंगे। इसी प्रकार जिन पदार्थों का भार एवं आकार कम होगा उनका विसरण क्या होगा? तेज होगा। तो जितना भार कम होगा उतना ही उसका विसरण क्या होगा? अधिक होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो O2 और H2 का परमाणु भार की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। अतः H2 का विसरण O2 की तुलना में 4 गुना अधिक तीव्रता से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार ऑक्सीजन की तुलना में क्या है? कम है। ठीक है। अब अपन की जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है माध्यम की सांद्रता। अब अपन जानते हैं कि माध्यम जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और संघन माध्यम। विरल माध्यम की बात करते हैं तो ऐसा माध्यम जिसमें सभी कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। और हमारा जो ऊपरी वायुमंडल है वो कैसा? विरल है। और निचली वायुमंडल है वो कैसा? संघन है। तो संघन का मतलब ऐसा माध्यम जिसमें कण बहुत पास पास होते हैं उसे संघन माध्यम कहते हैं। अब अपन जानते हैं कि यदि कण दूर दूर है तो वहाँ पे और भी तो पदार्थ आ सकते हैं, मतलब विसरण क्या होगा? अधिक। और संघन माध्यम कण पास पास है तो उसमें और भी कण गति कर पाएंगे क्या, या फिर गति कम कर पाएंगे। इसी कारण संघन माध्यम विसरण क्या होता है? कम। जैसे बात करते हैं यदि माध्यम विरल है तो विसरण क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि कण दूर दूर है। दूर दूर होने के कारण पदार्थों के कण सामान्य रूप से गति कर लेंगे। और माध्यम संघन होने पर कम। अगर माध्यम संघन होगा तो कण पास पास होने के कारण पदार्थों के कण उनमें गति थोड़ी कम कर पाएंगे, तो विसरण भी क्या होगा? कम होगा। यही कारण है कि अपन जो ऊंचाई के स्थलों पर नीचे वाले स्थानों की अपेक्षा अधिक वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है। ऊंचाई वाले स्थानों पर वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? अधिक। और नीचे वालों पे क्या होता है? कम, क्योंकि ऊंचाई का माध्यम कैसा होता है? विरल। अब नेक्स्ट जो अपन की हेडिंग है विसरण दाब प्रवणता या त्वरण। अब विसरण दाब प्रवणता त्वरण की बात करेंगे तो दोनों स्थानों पर अपन ने जब विसरण प्रक्रिया पढ़ा तो विसरण के अंदर कितने स्थानों की बात होती है? 2, क्योंकि पदार्थ अपने अधिक से कम, 2 स्थान हो गए, एक अधिक सांद्रता वाला, दूसरा कम सांद्रता वाला। तो इसी टॉपिक के अंदर ये है दोनों स्थानों पर सांद्रता की अधिकता या कमी से
विश्रम दाब तो उत्पन्न होता है। अपन ने पढ़ा था कि पदार्थों के जो कण है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो यहाँ पे एक दाब उत्पन्न होता है जिसे विश्रम दाब कहते हैं। परंतु अब अपन ने पढ़ा है कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, वह दाब उत्पन्न होता है, विश्रम दाब कहते हैं। लेकिन सांद्रता में अंतर होने के फलस्वरूप इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, साथ में उसमें त्वरण भी उत्पन्न होता है, क्योंकि पदार्थों के कणों के वेग में अंतर को कहते हैं त्वरण। अब बात करते हैं कि सांद्रता में अधिक अंतर होने पर विसरण त्वरण क्या होगा, अधिक होगा। अगर एक की सांद्रता बहुत अधिक है और दूसरे पदार्थ की सांद्रता बहुत कम है तो इनमें विसरण दाब क्या होगा, अधिक होगा, और त्वरण भी क्या होगा, अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप विसरण तेज गति से होगा। नेक्स्ट, विसरण होने वाले दो छात्र जितने पास होंगे उतना ही विसरण क्या होगा, तीव्रता से होगा, और दूरी अधिक होने पर उतना ही विसरण की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी। ठीक है, इस प्रकार अपन का विसरण टॉपिक जो है वो पूरा हो जाता है। और दूसरी जो अपन की इस टॉपिक के अंदर हेडिंग है वो है पारगम्यता। तो पारगम्यता की बात करते हैं अपन कि पारगम्यता जो है कि गैसों, द्रवों या घुलित पदार्थ जिस दर या गति से किसी झिल्ली द्वारा विस्तृत होता है उसे पारगम्यता कहते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि गैस, द्रव, अणु, परमाणु, ये सभी पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा विस्तृत या पारित होते हैं, इस प्रक्रिया को पारगम्यता कहते हैं। विसरण होने की इस दर को झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। ठीक है, तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को चार भागों में बांटा गया। सबसे पहले अपारगम्य, पारगम्य, अर्धपारगम्य और चयनात्मक पारगम्य। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपारगम्य। अपन जैसे कि बात करते हैं अपारगम्य झिल्ली की, तो अपारगम्य के अंदर यहाँ पे सबसे पता चल रहा है अपारगम्य, मतलब कि इस प्रकार की झिल्ली जिसके आर पार पदार्थों का आवागमन बिल्कुल भी नहीं होता है उसे अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार की झिल्ली द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए क्रॉक की कोशिका भित्ति और क्यूटिन द्वारा आवृत कोशिका भित्ति, उसे अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। सेकंड बात करते हैं पारगम्य की। पारगम्य का मतलब है इस प्रकार की झिल्ली द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान मुक्त रूप से होता है, मतलब ऐसी झिल्ली जिसके आर पार पदार्थों का आवागमन मुक्त रूप से होता है उसे पारगम्य झिल्ली कहते हैं। उदाहरण के लिए कोशिका भित्ति। तीसरी जो है अपन की हेडिंग है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो यहाँ पे अर्ध शब्द का मतलब अपन जानते हैं कि कुछ पदार्थों को आर पार जाने देती है और कुछ को नहीं। तो ऐसी झिल्लियाँ जो सामान्यतः विलय के अणुओं के लिए अपारगम्य, मतलब विलय के अणुओं को वो आर पार जाने नहीं देती है, मतलब कि रोक देती है, परंतु विलय के अणुओं के लिए पारगम्य होती है, उन्हें अर्ध पारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पे जंतु कोशिका झिल्ली और चरम पत्र। अब अपन एक यहाँ पे विलय और विलायक के बारे में जानते हैं। अपन ने पढ़ा है विलयन, तो अपन ने विलयन के अंदर पढ़ा है विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, विलय और विलायक। विलय का मतलब वे पदार्थ जो घुलते हैं उन्हें विलय कहते हैं, और जो पदार्थ घोलते हैं उन्हें विलायक कहते हैं। जैसे कि अपन पानी के अंदर शक्कर को घोलेंगे तो शक्कर क्या होगा, विलय, और पानी क्या होगा, विलायक। इस प्रकार किसका निर्माण हो जाएगा, विलयन का। नेक्स्ट अपन की जो हेडिंग है वो है चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम्य। अपन यहाँ सबसे भी पता चला चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक का मतलब है कि इस प्रकार की झिल्लियाँ कुछ पदार्थों को ही जाने देती है, मतलब कि चयन करती है विलय के पदार्थों का। मतलब कि इस प्रकार की झिल्लियों से जल, मतलब कि विलायक के अणुओं के लिए अधिक पारगम्य, विलायक के अणुओं के लिए तो क्या है, अधिक पारगम्य है, तथा जल में घुले हुए पदार्थ मतलब कि विलय के लिए अपेक्षाकृत कम पारगम्य। जैसे अपन ने पढ़ा ना कि विलय के लिए क्या है, कम पारगम्य है। लेकिन कुछ अणुओं या आयनों के लिए ये क्या होती है, अपारगम्य होती है।
इससे कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, मतलब कि कुछ पदार्थों का चयन करती है विलय में से और उनको जाने देती है, उसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और विलायक के अणुओं को मुक्त रूप से जाने देती है। इसके अंदर उदाहरण है प्लाज्मा झिल्ली और टोनोप्लास्ट। अपन की जो नेक्स्ट हेडिंग है प्रासरण, जिसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे।